हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास में जो हमारा साइंस है, साइंस में हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है। और हम लोग जानते हैं ये जो हमारा चैप्टर है ये केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर है। जैसे कि हम लोग साइंस में कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय करंट में, बट वो फिजिक्स पोर्शन से हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी 10th की साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो हमारा होता है केमिस्ट्री, और दूसरा बायोलॉजी का पार्ट होता है, और तीसरा हमारा फिजिक्स का पार्ट होता है, जिसमें से हम जो हमारा नंबर सिस्टम है वो भी हम लोग समझते हैं। जो हमारा मार्क्स अलग अलग जो पार्ट में आते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री हमारा 20 नंबर में आता है बोर्ड्स में, फिजिक्स 25 और बायोलॉजी भी 25 की आती है। तो जैसा कि हमारे साइंस में पहला चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन से है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके समीकरण, तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में अगर जैसे हम लोग सीधे ये बात समझते हैं, जैसे हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये मिलके बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। सीधी सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हम लोग अगर बात करें ये हमारा एक रासायनिक समीकरण ही है, परंतु ये सही समीकरण है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है, ये जो हमने लिखा है ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है वही टर्म में लिखी हुई समीकरण के, लेकिन है एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों के रूप में लिखना, मतलब हम लोग केमिस्ट्री में जो हमारे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, इनको हमारे जो केमिस्ट्री के संकेत होते हैं IUPAC द्वारा जो दिए गए हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, कार्बन को C से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, फ्लोरीन को F से दिखाते हैं, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, सोडियम को Na से दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इन परमाणुओं को संकेतों के रूप में लिखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कई सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो जब ये परमाणु संकेत के रूप में लिखे होंगे तो जब इनसे एक अणु बनेगा, जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O के अणु का निर्माण करते हैं। ये हमारा H2O जो जल का एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु उपस्थित हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अगर हम नॉर्मली लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी परमाणु और इनसे जो हमारा अणु बनता है इसको रासायनिक संकेत में लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जो हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं परमाणु और तथा उनसे मिलने वाले अणु अथवा यौगिकों को रासायनिक संकेतों के रूप में लिखते हैं। तो ऐसे समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अगर हम इसको रासायनिक समीकरण में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे C+O2 = CO2। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यह एक रासायनिक समीकरण है। यह एक रासायनिक समीकरण है। ये ऊपर एक अभिक्रिया का स्टेटमेंट लिखा हुआ है इक्वेशन फॉर्म, बट एक्चुअल में इक्वेशन नहीं है। हमने क्या किया, इन सारे परमाणुओं का रासायनिक संकेत लिख दिया और ये जो बन रहा है अणु इसका रासायनिक संकेत लिख दिया और ये बन गया हमारा रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम होते हैं। नियम क्या है?
सबसे पहला तो वो रासायनिक संकेतों के रूप में लिखा होना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूं रासायनिक संकेतों के रूप में, मतलब सभी परमाणु, अणु और यौगिक रासायनिक संकेत के फॉर्म में लिखे हों। दूसरा, जो हमारे रासायनिक समीकरण होती है ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी होनी चाहिए। तो पहला रूल तो हम लोगों ने फॉलो कर लिया, बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल है, वो नहीं होगा तो रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते। बट दूसरा जो होता है, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो रासायनिक अपक्रिया में जो परमाणु अथवा अणु भाग लेते हैं, भाग लेने वाले अणु अथवा परमाणुओं को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के पश्चात जब वो रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होती है, तो पूर्ण होने के पश्चात हमको जब नया यौगिक अथवा अणु प्राप्त होता है तो उस यौगिक अथवा अणु को हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो ये हमारे अभिकारक हैं, ये हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको। और ये हमारा जो इनसे अभिक्रिया करने के पश्चात जो हमको प्राप्त हुआ ये होता है हमारा उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अभिकारक क्या करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं आपस में और मिलकर एक उत्पाद यानी एक नया यौगिक हमको या नया परमाणु नया अणु बनाते हैं। अब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक हमारे बाईं ओर लिखे होते हैं और उत्पाद हमारे दाईं ओर लिखे होते हैं। ये बात भी क्लियर हुई। अब जब जो हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है वो कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इस पे थोड़ा विचार करिए। हम लोग जानते हैं, एक हम लोगों ने 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। अब ये हम लोग जज कैसे करें कि यहाँ पे जितना अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है। तो इसको चेक ऐसे किया जाता है कि जितने परमाणु हमारे अभिकारक के होंगे उतने ही परमाणु हमारे शामिल होंगे उत्पाद में। तो हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग काउंट कर लेते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इस तरफ वाले परमाणुओं की संख्या इस तरफ वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो सही है। अब हम लोग देखें तो हमारा इधर कार्बन जो है वो 1 है और इधर कार्बन जो है ऑक्सीजन है वो 2 है। तो यहाँ पे देखें CO2 में तो इधर हमारा कार्बन 1 है और इधर हमारा ऑक्सीजन 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली रासायनिक अपक्रिया हमारी ये वाली जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, ये वैलिड है, ये सही है। ऐसे हम लोग लिखते हैं रासायनिक समीकरण। बट केमिस्ट्री में जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जो संतुलित नहीं होंगी। तो हमको क्या करना है कि केमिस्ट्री में 10th में, 11th में, 12th में या जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमको संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना होगा। तो बच्चों, संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं और मैं आज आपको वो नियम बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कितनी भी कठिन अभिक्रिया हो, आप लोग उसको सरलता से बहुत ही आसानी से संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ तक का नोट करिए। इसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट जब से हमारा NCERT पैटर्न हुआ है, जो स्टेट बोर्ड्स हुए हैं जिनमें जो NCERT पैटर्न पढ़ाने लगे, जैसे हमारा यूपी बोर्ड का एग्जांपल लें तो इनमें लास्ट 2 साल 3 साल में जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन 1.5, 2, 2.5 नंबर या 3 नंबर तक का पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत सावधानी से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सरलता से आप लोगों को बताऊं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना। तो देखिए बच्चों, इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग कैसे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करते हैं। तो बहुत सिंपल, ज़्यादा रूल्स लिखाने के बजाय, रूल्स तो एनसीईआरटी में लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रिक से काम लेंगे, और ऐसी ट्रिक जो 100% मतलब लगभग सारी क्वेश्चंस पे वैलिड होगी, उस पे वर्क करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक नया जो यौगिक है केमिस्ट्री में और आ गया, जिसका नाम है MnHO। MnHO मतलब क्या होता है इसका? मतलब हम लोग समझते हैं, M का मतलब होता है मेटल। मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं धातु, क्लास 8th 9th में हम लोग इस नाम से परिचित हैं। और जब भी धातु का कहीं भी उच्चारण आता है, कहीं भी इसका कोई भी वर्णन आता है, तो वहीं पे हम लोग तुरंत नाम लेते हैं इसके अपोजिट वर्ड का, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, अधातु। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं लगी। हालांकि हम लोग क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं 9th से, लेकिन सब रिलेट वही होता है। बस बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए हर क्लास की। हम लोग उस पर जो भी एडवांस थ्योरीज हैं, जो भी उस पर एडवांस कॉन्सेप्ट रूल्स हैं, वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगली बात जो करेंगे हम लोग, करेंगे हाइड्रोजन की। आप लोग हाइड्रोजन के बारे में भी जानते हैं। आप लोग अब ओ से समझ गए होंगे कि सर किसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, हम ऑक्सीजन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इस फॉर्मूले या इन सब चीज़ों को यहाँ बताने का मतलब क्या था? तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हमको मेटल दी है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम उस धातु पे जाते हैं और उस धातु को अभिकारक में चेक करते हैं कि कितने उसके परमाणु सब उपस्थित हैं, और फिर उत्पाद में जाके उतने ही परमाणु बना देते हैं। फिर दूसरे स्टेप में जो हम लोग चेक करते हैं वो नॉन मेटल को चेक करते हैं। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। अब बच्चों धातुएं जो हमारी हो सकती, बहुत सारी धातुएं हो सकती है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, ये सारी हमारी धातुएं हैं। इस तरह बहुत सारी धातुएं दी होंगी, लेकिन बेसिकली जो हमको ज़्यादातर मिलती है एल्यूमिनियम, पोटेशियम, जो हमारी ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इस प्रकार की धातुएं हमको ज़्यादा मिलेगी। लोहे की बात भी कर लें यहाँ पे, इस प्रकार से। और जो हमारी अधातुएं होती हैं, ये होती हैं जैसे हमारा सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हमारा फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया। ये इस प्रकार जो हमारे बाकी जो बचते हैं, कार्बन हो गया हमारा, इस प्रकार जो होंगे ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होंगे, अधातुएं होंगी। ठीक है, आप इनको भी पहचान लीजिए। बाकी आप जो है, आप लोग जानते हैं धातुएं और अधातुओं के बारे में, कुछ तत्व आपको जरूर याद होंगे, वो तो जरूर याद होंगे जो ज़्यादातर हमको रासायनिक अपक्रियाओं में मिलते हैं। अगर नहीं याद है तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, लास्ट तक आपको काफ़ी धातुएं और अधातुएं जो हैं उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे बात तो पर्टिकुलर एक एटम की हो रही है, एक परमाणु की हो रही है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग धातु को बैलेंस करते हैं। मतलब हम उस रासायनिक समीकरण में सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। और जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम लोग अधातु को बैलेंस करते हैं। हम लोग अभिकारक में धातु को चेक करेंगे और उत्पाद में धातु को चेक करेंगे। जब दोनों को बैलेंस कर देंगे तो एक बार वापस से चेक करेंगे धातु को, कहीं हमारी धातु तो डिसबैलेंस नहीं हुई। अगर धातु हमारी डिसबैलेंस हो गई तो फिर हम धातु को बैलेंस करें, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। फिर हम अधातु को चेक करते हैं। जब दोनों ये बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन। और जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद तुरंत फिर से हम लोग वापस से जाते हैं नॉन मेटल और मेटल को चेक करते हैं। जब ये हमारे तीनों बैलेंस हो जाते हैं
तो लास्ट स्टेप जो बचता है वो हम जाते हैं ऑक्सीजन के पास। और फ्रेंड्स नॉर्मली ये होता है जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हमारा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। फिर हमको काउंट कर लेना होता है नंबर ऑफ एटम्स अभिकारक में, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में, और हम कह देते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, बस दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक रिएक्शन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं NaOH प्लस H2SO4। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा क्षार है और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये हमारा अम्ल है। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा Na2SO4। अब फ्रेंड्स Na2SO4 ही कैसे बनाएंगे, NaSO4 क्यों नहीं बन सकता, या और इस प्रकार जो हम लोग लिखते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में रासायनिक सूत्र लिखना पढ़ा होगा संयोजकता के आधार पे। वहाँ पे जैसे Na और SO4 को लिखना है तो सल्फेट हमारा क्योंकि बहुपरमाणुक आयन है तो हम एक तरफ Na लिखते हैं, एक तरफ बहुपरमाणुक आयन लिखते हैं। जो भी हमारा होता है आयन, दोनों आयन लिख के, विपरीत आयन लिख के, और उनकी संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्योंकि हमारी सल्फेट आयन की संयोजकता -2 होती है, माइनस से मतलब संयोजकता से नहीं होता है, 2 होती है, और हमारा जो सोडियम होता है उसकी संयोजकता 1 होती है। तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा सोडियम के साथ और 1 का गुणा सल्फेट आयन के साथ। तो सल्फेट आयन अकेला और सोडियम 2 परमाणु हमारा आ जाता है। तो और आगे जो हमारा बनेगा वो वाटर बनेगा, यानी H2O। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा लवण है और ये हमारा जल है। आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए और देखिए आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे जाएंगे, मेटल। तो बच्चों मेटल चेक करें हम यहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन में। तो मेटल हमारे पास ये मिली अभिकारक में हमको यहाँ पे, और अगर हम देखें उत्पाद में तो ये 2 है, मतलब इस तरफ 1 है और इस तरफ 2 है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए बच्चों, जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कभी बैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र के साथ ही किसी यौगिक में लिखा होता है। हम उसमें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये हमारा X कोई यौगिक है तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा उसमें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3, 4 ऐसे करेंगे। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे, फिर चेक करेंगे, हमारा 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, मतलब हमारा सोडियम का काम हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल, तो बच्चों नॉन मेटल चेक करते हैं। नॉन मेटल हमको अभिकारकों में मिल गई सल्फर, और इधर देखें तो इधर भी सल्फर हमको मिल गई। तो यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1 है, मतलब सल्फर तो बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा स्पेशल आइटम है, हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। इधर हमारा हाइड्रोजन जो टोटल हाइड्रोजन एटम है, अब देखो ये पूरा NaOH में मल्टीप्लाई है, 2 का, पूरे इस मॉलिक्यूल में या पूरे यौगिक में मल्टीप्लाई है। तो 2 सोडियम तो पक्का होंगे, 2 ऑक्सीजन भी होंगे और 2 हाइड्रोजन भी होंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन और प्लस ये 2 हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सावधानी से करिएगा। देखिए आप लोग जब बेसिक बातें समझ जाएंगे कैसे बैलेंस करना है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे देखते ही हो जाएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ट्रिक का मतलब क्या है। अब उसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो इधर हमारा केवल 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम हमको 2 और करना है, तो हम लोग 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को अभी हमने बैलेंस भी नहीं किया है, तो हमारा कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना। एक बार चेक कर, अच्छा 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 दूनी 4,
2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे समझिएगा, हाइड्रोजन तो हमारा 2 दूनी 4 है, बट ऑक्सीजन पूछा जाए तो केवल 2 है ना, क्योंकि ये जो 2 स्पेशल, ये जो हमारे रासायनिक सूत्र में लिखा होता है, ये केवल हाइड्रोजन के साथ H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अब हम लोग करें क्या, ऑक्सीजन को भी चेक कर लें, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन, क्लियर। तो हमारा टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 5 ऑक्सीजन। एक बार फिर से देखिए, 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, सॉरी H2SO4 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो 2 और 4, 2 प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 6 ऑक्सीजन। टोटल हमारा ऑक्सीजन कितना है, 6। अब इधर हम लोग चेक करें तो 4 4 2 6 ऑक्सीजन। तो बच्चों हम लोग एक बार सारी जो हमारे परमाणु हैं इनको चेक कर लें। 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 दूनी 2 2 और 4 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। इधर हमारा 4 2 6 ऑक्सीजन, इधर हमारा 2 और 4 2 6 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। इस उदाहरण को आप नोट करिए, एक और उदाहरण से आपको क्लियर करते हैं। बच्चों अगला जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग लेंगे, एक बार एक और अम्ल लेंगे, नाइट्रिक अम्ल, और इसकी रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस। और हमारा, क्योंकि ये हमारा अम्ल है और ये क्षार है, तो हमारा यहाँ पे बनेगा लवण। तो लवण बनेगा हमारा कैल्शियम और नाइट्रेट आयन, तो NaO3। अब कैल्शियम 2, तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस जल निकलेगा हमारा H2। अब बच्चों इस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, तो देखिए किस तरह से बैलेंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे धातु। फर्स्ट स्टेप हम लोग स्टेप यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, MnHO। आप लोग जानते हैं कि कौन से स्टेप हैं, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेटल हमारी कैल्शियम है, तो कैल्शियम को चेक करें। कैल्शियम एक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो अब हम लोग नॉन मेटल पे आ जाएंगे। नॉन मेटल को देखेंगे तो हमारा नाइट्रोजन नॉन मेटल यहाँ पे उपस्थित है। तो नॉन मेटल के रूप में अगर नाइट्रोजन हमारा है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, क्लियरली देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन इस पूरे में ट्वाइस लगा हुआ है। तो अब देखिए जैसे NO3 का ट्वाइस लगा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पूरे से 2 का स्पेशल गुणा ये रासायनिक सूत्र में ही होता है, क्योंकि नाइट्रेट हमारा आयन होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो नाइट्रेट जो हमारा आयन है, इसमें हमारा 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार आप परमाणुओं की गिनना सीखिए, रासायनिक सूत्र में परमाणुओं की संख्या कैसे काउंट की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो 1 है, बट यहाँ पे उस हिसाब से 2 है। तो अब सिंपली हम लोग 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कैल्शियम डिस्टर्ब तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2 2 4, यानी 4 हाइड्रोजन हमको इस तरफ फाउंड हुआ। अब हम लोग इधर देख लें हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हमारा 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोगों को थर्ड स्टेप हाइड्रोजन पे जाना है, सॉरी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप जो हमारा है, ऑक्सीजन को चेक करना है। तो ऑक्सीजन को चेक करिए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, 6 2 8, यानी 8 ऑक्सीजन हमको इस तरफ फाउंड हुए। यहाँ पे चेक कर लें तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 ऑक्सीजन हमको इस तरफ भी फाउंड हुए। तो हमारी ये अतः दी गई अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया जो लिखी हुई है ये संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण है,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। बच्चों एक बार देख फिर से समझ लिए हम लोग किया क्या। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो मेटल हमारी उस हिसाब से यहाँ पे कैल्शियम हुई, कैल्शियम को सबसे पहले चेक किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रोजन को चेक किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन को चेक किया, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन। मैंने बताया था पहले ही कि जब भी आप लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बहुत रेयरली होगा जब आपको ऑक्सीजन जाके स्पेशली बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। एक कार्बनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे और उसके बाद जो है आप लोग करिएगा, और अगर आपसे कोई रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको बैलेंस करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको वो समझ में आए। यहाँ पर हम लोग लेते हैं मीथेन, और मीथेन का दहन कराते हैं। बच्चों याद रखिए, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है तो हमेशा, मतलब ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए, कार्बनिक यौगिक और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन। तो हमेशा क्या निकलती है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस जल और प्लस ऊष्मा। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, तो कितनी ऊष्मा हमारी निकलेगी। तो इस फंडे को याद रखिएगा। तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो बनेगा CO2 प्लस H2। अब ऊष्मा को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हमको बैलेंस करना है इस अभिक्रिया को, ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है बट ये बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ इसको बैलेंस करने के लिए। अब लोग नोट करना चाहे नोट करिए पॉज करके। तो बच्चों सबसे पहले वही वाले फार्मूले, सबसे पहले मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करें मेटल, मेटल 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 मेटल, कहीं नहीं, मेटल है ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि हर किसी भी क्वेश्चन में आपको मेटल दिया हो कंपलसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी, तो हम लोग छोड़ देंगे, ये स्टेप हमारे थ्योरी में है ही नहीं, छोड़ो। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, कार्बन मिला हमको, तो कार्बन हमारे पास इधर एक है, इधर भी एक है, तो बैलेंस्ड है। ठीक है। हाइड्रोजन 4 2 4 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इनको तुरंत 4 करिए, 4 हाइड्रोजन इधर भी हमारे हुए। क्लियर देख पा रहे होंगे सभी लोग। अब ये 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, अब हमारा बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए 2 इधर, तो हमारे ऑक्सीजन जो हैं 2 हैं, और इधर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार अगर हम लोग वापस से चेक करेंगे तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो हमारी यह रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है। तो और एग्जाम्पल बताएं क्या, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करिए पॉज करके। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 हमारा जो बनेगा, एल्यूमिनियम इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, तो बनेगा AlCl3, और हमारा अकेला कौन बचेगा, कॉपर, है ना। अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अभी आप सीख लीजिए कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जो NCERT में आप देखिएगा एक्सरसाइज में जाके, वहाँ पे एक पूरी यूनिट दे रखी, मतलब एक पूरा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनमें आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। तो आप वहाँ से जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को पिक करिए। अगर आप अभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना पा रहे हैं, पिक करिए और उनको बैलेंस करना सीखिए। उसके बाद जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, आपको कई सारी केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस अपने आप रट जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हम लोग बैलेंस करना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि वही स्टेप लिख लेते हैं, सबसे पहले मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमारे पास मेटल 2 हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो आप किसी एक को बैलेंस करिए, है ना। तो कहीं से भी स्टार्ट करिए, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करिए, तो एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1, दोनों बैलेंस हैं। ठीक। अब उसके बाद हमारा बचा कौन, Cl2।
तो Cl2 देखिए इधर हमारा Cl3 है, इधर हमारा Cl3 है और इधर हमारा Cl2 है, मतलब इधर हमारा क्लोरीन 2 है और इधर हमारे क्लोरीन जो है वो 3 है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कम है, तो हमने बताया था जिधर कम होंगे, जिधर कम होंगे आप लोग करेंगे क्या, जिधर कम होंगे उधर हमको मल्टीप्लाई करना है उतने क्लोरीन से जितने दूसरी तरफ होंगे। अरे यार, जैसे मान लो यहाँ पे 4 होते हैं, है ना, यहाँ पे 4 होते हैं, 4 क्लोरीन, अब यहाँ पे तो 2 ही क्लोरीन है। तो अब आप क्या करते कि अब भाई अब आप उठा के 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 डिवाइड हो जाता है ना 2 से, तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 आ जाते। बट 3 को हम कैसे तोड़े, यहाँ 1.5 कहीं थोड़ी ना लिखा होता है, इस बात को समझिए ना, तो 1.5 तो कहीं पे हो नहीं सकता है ना, या 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे क्लोरीन प्लस क्लोरीन नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमको बनाना क्या पड़ता है, वही इधर वाले का गुणा करा देंगे हम लोग, इस तरफ तो कराएंगे क्या, हम बेसिकली हम लोग इधर हम लोग 3 से गुणा करा देंगे, 3 है ना इस तरफ, तो 3 क्लोरीन। अब बच्चों देखो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ देख लो क्या हुई, तो अब हमारा गड़बड़ ये हो गई कि इधर हमारे पास 6 क्लोरीन हो गए और इधर हमारे पास 3 ही क्लोरीन है। बट एक और गड़बड़ हो गई कि हम अगर हमने बताया था कि जब भी कोई स्टेप कंप्लीट हो तो आप पहले वापस जाइए रिवर्स, उसके बाद सारे स्टेपों को एक बार ध्यान से देखिए कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हुए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हम लोग वापस स्टेप अगर देखें तो हमारा कॉपर जो है थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे कॉपर 3 हो गया और यहाँ पे कॉपर 1 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉपर वाला तो किस्सा खत्म। बट अब यहाँ पे क्लोरीन जो हमारा 6 हो गया और इधर क्लोरीन 3 हो गया। अब ऐसी समस्या आएगी आप जब भी यहाँ पे अगर हम कहें ऑड मॉलिक्यूल्स और ऑड एटम्स होंगे, तो आप जब एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने क्या किया, 3 का उठा के इधर मल्टीप्लाई 2 में करा दिया। अब 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 में मल्टीप्लाई कराया 3 का और 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, क्योंकि अगर हमको 2 और 3 को बराबर लिखना है तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 2 से कराएंगे, तो बेसिकली हमारा जो आंसर निकलेगा 6 बराबर। क्लियर। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि हम फिर वही चेक करेंगे कि हमारा क्लोरीन और कोई तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो हमको पता चला भैया एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए, तो हमने कहा ठीक है 2 हो जाने दो, इधर हमारे पास अकेला एल्यूमिनियम, इसको क्या करेंगे 2 करे देते हैं। हमको तो केमिकल बैलेंस जो है कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस लिखनी है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग गुणा करा सकते हैं, भाग नहीं करा सकते, घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं कर सकते, तो गुणा करा रहे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम काउंट करते जाए, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 2 तिहाई 6 क्लोरीन, बहुत अच्छा बैलेंस हो गई। इस प्रकार से आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को मिनटों में, चुटकियों में बैलेंस कर सकते हैं। इसको आप सीखिए, सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए, मैंने जो ट्रिक बताई उसको देखिए, और अगर आपको ये वीडियो में बताई गई चीज़ें पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।